गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यायपालिका का। इसके अंतर्गत हमने बात की प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे उनसे संबंधित बात की। आज उसी के कुछ बिंदु है अपने आगे से जुड़े हुए, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति के जो अधिकार है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है, वो प्रमुख रूप से न्यायपालिका करती है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व्यक्ति के अन्य अधिकारों की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है अपने आज के प्रथम बिंदु की, वो आती है मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अब बात आती है किसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। तो ध्यान रखना, जो रिट संबंधी अपना क्षेत्राधिकार है उसमें क्या है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रमादेश है, उत्प्रेषण है, निषेधाज्ञा है, अधिकार प्रश्या है, इसके माध्यम से क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। इस व्यवस्था का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रमुखतः किया गया है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। बात आती है उच्च न्यायालय को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को क्या है कि विभिन्न रिट जारी करने का जो अधिकार है, दायित्व है, ठीक उसी प्रकार से क्या है कि जो उच्च न्यायालय है उसको भी क्या है कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो इन विभिन्न 5 जो अपने प्रकार आए हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में, चाहे वो अधिकार प्रश्या हो, चाहे वो उत्प्रेषण हो, चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, चाहे अपने निषेधाज्ञा हो, उत्प्रेषण हो, तो इनमें प्रमुख रूप से क्या है कि उच्च न्यायालय को भी क्या है रिट जारी करने का अधिकार है। अब बात आती है इस बात का उल्लेख है वो प्रमुखतः कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 226 में राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसको भी राज्य से संबंधित विभिन्न मामलों में रिट जारी करने का अधिकार है, वो संविधान के द्वारा प्रमुखतः दिया गया है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करे, उसे लागू होने से रोक सकता है। सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास एक अन्य विशेष शक्ति है कि जो कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं वो कानून अगर जनता के हित के दृष्टि से नहीं है, जनता के लाभ की दृष्टि से नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय है उन कानूनों को गलत होने के कारण, गैर कानूनी होने के कारण उनको अवैध घोषित कर सकता है। और अवैध घोषित करने पे उन कानूनों का जो महत्व है वो प्रमुखतः समाप्त हो जाता है। तो बात आती है कि ऐसी बात का जो उल्लेख है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय है वो कानूनों को अवैध या गैर कानूनी घोषित कर सकता है, इस बात का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा अगर कानून है वो गलत बनाए जाते हैं, गैर कानूनी बनाए जाते हैं, तो उनको अवैध घोषित करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अनुच्छेद 13 के तहत है, वो प्रमुख रूप से दी गई है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संरक्षक यानी सुरक्षा करने वाला है, हिफाजत करने वाला है। अब बात आती है कौन से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी, तो जिसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं कि जो अपना समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है और इसके साथ शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, इन अधिकारों की सुरक्षा करने का जो दायित्व है वो प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों का संरक्षक उसको बना दिया गया। संरक्षक का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला या रक्षा करने वाला। बात आती है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। एक प्रमुख व्यवस्था है वो भी न्यायपालिका के पास में प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। यानी किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय से पक्ष है वो संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट होता है,
तो ऐसे निर्णय के खिलाफ प्रमुखतः अमुक व्यक्ति है उस मामले को उससे ऊपर के न्यायालय में वो प्रमुख रूप से याचिका दायर कर सकता है और बाद में संपूर्ण जो है अपने मामला उसकी दोबारा सुनवाई की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है बारीकी के साथ। उसके बाद में जो दोबारा फैसला आता है प्रमुख रूप से, वो प्रमुख रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय में जो संशोधन या परिवर्तन होता है वो प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है, उसको न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की, उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। यानी न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया था उसमें परिवर्तन करना, बदलाव करना, जांच के बाद में वो प्रमुख रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। बात आती है न्यायपालिका और संसद की। न्यायपालिका है और संसद है, ये आपस में एक प्रकार से जुड़ी हुई है। जुड़ी होने के कारण इन्हें परस्पर संतुलन भी बना रहता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है अधिकार के मुद्दे पर सक्रियता दिखाई। न्यायपालिका है उसने व्यक्ति के जो अधिकार है जो उसको संविधान के द्वारा प्राप्त हुए हैं, इस मामले में न्यायपालिका ने सक्रियता दिखाई है, यानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है, जिसके तहत प्रमुख रूप से क्या है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पे पूर्णतः नियंत्रण रखती है, ताकि किसी प्रकार से उसके द्वारा कोई गैरकानूनी या अवैध कानून का निर्माण नहीं किया जाए जिससे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता हो। न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा विस्तृत है। न्यायालय की जो शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की, उस शक्ति ने न्यायपालिका का जो प्रमुख न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति है उसके दायरे को विस्तृत कर दिया गया है। काफी बड़ा होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की सुनवाई करने का या उसके निर्णय में किसी प्रकार के जांच के बाद संशोधन करने की जो शक्ति है वो प्रमुख रूप से न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को प्रमुख रूप से प्रदान की गई है। बात आती है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर न्यायिक पुनरावलोकन, यानी राष्ट्रपति की और जो राज्यपाल की शक्तियां हैं इस पे भी क्या है कि जो शिकंजा है वो न्यायपालिका के नियंत्रण में आ गया है। यानी इनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जिन कानूनों को प्रमुख रूप से जो विधेयक और कानूनी रूप में परिवर्तित किया गया है, उनके संबंध में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत प्रमुख रूप से सुनवाई करने का अधिकार है। आवश्यकता पड़ती है तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को प्रमुख रूप से संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। प्रमुख रूप से न्यायपालिका ने प्रमुख रूप से उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनकी जो व्यवस्था है उसने प्रमुख रूप से न्याय की स्थापना के लिए समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका को कुछ महत्वपूर्ण क्या है निर्देश दिए हैं, कुछ आदेश दिए हैं, जिसके तहत प्रमुखतः क्या है कि कार्यपालिका के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य है वो प्रमुख रूप से संपन्न होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि हर प्रकार के कार्यों पर अपनी पैनी नजर रखता है और प्रमुख रूप से न्याय और अन्याय का भेदभाव करते हुए प्रमुखतः जो न्याय प्रदान किया जाता है वो प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। न्याय की स्थापना के लिए प्रमुख रूप से क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कार्यपालिका को विभिन्न मामले में कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे बात आती है कि प्रमुख रूप से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय को के द्वारा प्रमुखतः निर्देश दिए गए हैं न्यायपालिका के द्वारा। तो जो हवाला मामला है उसमें निर्देश दिए गए हैं, जो नरसिंह राव मामला है उसमें निर्देश दिए गए हैं, और जो पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन है उसके संबंध में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से कार्यपालिका को निर्देश दिए गए हैं कि प्रमुख जो हवाला मामला है, नरसिंह मामला है, उन मामलों में किसी प्रकार का क्या है कि जो भेदभाव है या जो प्रमुख रूप से कार्यपालिका है वो किसी को विशेष महत्व प्रदान करती है या किसी की रक्षा करने का प्रयास करती है,
वो चाहे अनुचित हो तो प्रमुख रूप से निर्देश दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि ऐसे पक्षपात है वो प्रमुख रूप से कार्यपालिका के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बात आती है पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन की। पेट्रोल पंपों का अवैध आवंटन यानी ऐसे लोगों को पेट्रोल पंपों की स्थापना के आदेश दे दिए गए, निर्माण के आदेश दे दिए गए जो योग्य ही नहीं थे, जिन्होंने प्रमुख रूप से कानूनों को फॉलो ही नहीं किया गया था, उनको भी क्या है कार्यपालिका के द्वारा पेट्रोल पंपों का वितरण है वो प्रमुख रूप से कर दिया गया। उनके स्थान है वो निर्धारित कर दिए गए, जबकि वो उन क्षेत्र के लिए उस कार्य के लिए योग्य नहीं थे और कानूनों की पूर्ण रूप से पूर्ति करने में सक्षम भी नहीं थे। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय वो समय समय पे क्या है निर्देश देता रहता है, आदेश देता रहता है, तो किसी प्रकार की असमानता है वो प्रमुख रूप से समाज में क्या है उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और न्याय है वो समाज के हर क्षेत्र में प्रमुखतः व्याप्त होना चाहिए। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में सीबीआई को निर्देश दिए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय है तो देश के सबसे सर्वोच्च स्तर पे स्थापित है सर्वोच्च न्यायालय, उसने प्रमुखतः सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वो विभिन्न मामलों की सही तरीके से जांच पड़ताल करे और वास्तविक स्थिति तक पहुंचे और जो अन्याय करता है, जो अवैध रूप से गैरकानूनी कार्य करता है या जो समाज में भ्रष्टाचार फैलाता है उसकी पूर्णतः जांच की जाए और जांच करने के साथ साथ अमुक व्यक्ति को क्या है कि प्रमुखतः सजा दिलवाने का जो प्रमुख कार्य है वो न्यायालय के द्वारा प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें। भ्रष्ट नेता यानी ऐसे नेता जिनका आचरण पूर्णतः सही नहीं है, वो अपने आचरण से गिरे हुए हैं, उनका जो व्यवहार है वो सही नहीं है और वो ऐसे कार्यों में लिप्त है जो उचित नहीं है, अनुचित है। इसके साथ बात आती है नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें। सरकार के ऐसे प्रमुख कार्यवाहक जिनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी है वो उचित रूप से नहीं निभाई जाती और विभिन्न प्रकार के भेदभाव है वो जनता के साथ किए जाते हैं, ऐसे मामलों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं। बात आती है भारतीय संविधान ने शक्ति के सीमित बंटवारे। भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो प्रमुखतः अपनाए गए हैं और जिसके कारण सभी के कार्य हैं, दायरे हैं वो सीमित कर दिए गए हैं। किसी के द्वारा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कार्यपालिका है उसका कार्य निर्धारित है, व्यवस्थापिका है उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित है, न्यायपालिका है उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित है। यानी संविधान के द्वारा सभी जो अंग है, सभी जो दायित्व हैं, जिन विभागों को दिए गए हैं उनके दायरे हैं, वो क्षेत्र है वो सीमित कर दिए गए हैं और निश्चित दायरे के अंतर्गत रहते हुए इनका कार्य करना पड़ता है। बात आती है अवरोध व संतुलन का सिद्धांत। जो इस शक्तियों का विभाजन किया गया है ये अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के तहत किया गया है, यानी आवश्यकता पड़ने पे एक अंग है वो दूसरे अंग की सहायता करेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ताकि सभी अंग है वो स्वतंत्र रूप से प्रमुखतः कार्य कर सके। बात आती है सरकार के प्रत्येक अंग का स्पष्ट कार्य। संविधान ने स्पष्ट किया है कि जो सरकार के जो अंग है उनके स्पष्ट कार्य हैं, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन तीनों के कार्य हैं वो निर्धारित किए गए हैं और निर्धारित कार्य के अंतर्गत ही क्या है इन तीनों को अपने प्रमुख कार्य करने होते हैं। इसका स्पष्ट व्यवस्था है उस संविधान के द्वारा की गई है। संसद कानून बनाने और संविधान को संशोधन में सर्वोच्च संसद है, यानी जो अपनी व्यवस्थापिका है उसका प्रमुख कार्य क्या है कि कानून बनाने और इसके साथ संविधान को संशोधन कार्य में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बात आती है कार्यपालिका कानून बनाने। कार्यपालिका ये सरकार का जो दूसरा अंग है उसका महत्वपूर्ण क्या है कार्य क्या होता है कानून को बनाने, यानी किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है, किस प्रकार के कानून वर्तमान समय में स्थापित किया जाना चाहिए, ये प्रमुख कार्य किसका है कार्यपालिका का है। बात आती है न्यायपालिका को विवादों को सुलझाने का। न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो है किसी प्रकार के विवाद अगर उत्पन्न हो जाते हैं, किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो उन विवादों समस्याओं का जो समाधान करना है, हल निकालना है, वो प्रमुख रूप से कार्य किसका है न्यायपालिका को संविधान के द्वारा सौंपा गया है। बात आती है कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है, ये तय करती है न्यायपालिका। जो कानून बनाए गए हैं किसके द्वारा व्यवस्थापिका
और कार्यपालिका के द्वारा ये कानून उचित है या अनुचित है, इसका निर्धारण भी प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है।